अपनी सौतेली माँ सोनम के साथ रहती थी। यह कुछ 8 वर्षों पहले की बात है, जब एक अनजान बीमारी के कारण रिंकी और निधि की मां की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद रिंकी और निधि के पिता ने उनकी अच्छी देखभाल के लिए सोनम नाम की एक औरत से शादी कर ली। सोनम की एक बेटी मुस्कान भी थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। सोनम और मुस्कान दोनों ही बहुत घमंडी और स्वार्थी थे। दोनों माँ बेटी मिलकर दोनों बहनों के साथ नौकरों से भी बुरा व्यवहार करते थे। सोनम रिंकी से अपने गंदे कपड़े धुलवाती और निधि से टॉयलेट साफ करवाती। रिंकी और निधि के पिताजी शहर में काम करते थे, इसीलिए रिंकी और निधि पर हो रहे अत्याचारों का उन्हें पता नहीं चलता था। रिंकी और निधि दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। रिंकी के लंबे घने बाल उसकी सुंदरता पर 4 चांद लगाते थे और निधि की आंखें नीली होने के कारण बहुत ही सुंदर लगती थी। परंतु वहीं दूसरी तरफ सोनम की बेटी मुस्कान देखने में बहुत ही बदसूरत थी। उसके चेहरे पर कुछ काले दाग भी थे, परंतु फिर भी मुस्कान को मेकअप करना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन मुस्कान अपने सुंदर लहंगे को साफ कर रही थी कि तभी निधि वहाँ आ जाती है और उस लहंगे को देख लेती है। अरे मुस्कान, आपके पास तो बहुत सुंदर सुंदर लहंगे हैं। ये लाल वाला लहंगा तो मेरे मन को भा गया है। क्या मैं इस बार इसे पहनकर देख सकती हूँ? नौकरानी, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई कि तू मुझसे मेरा ये मनपसंद लहंगा मांग रही है? मुझे लगता है तू अपनी औकात भूल गई है। तो इन फटे पुराने कपड़ों में ही अच्छी लगती है। मैं अपनी कोई भी चीज कूड़े में फेंक दूंगी, लेकिन तुझे नहीं दूंगी, समझी? अब चुपचाप यहाँ से चली जा और मेरा दिमाग मत खा। शोर शराबा सुनकर वहाँ सोनम आती है और कहती है, मेरी लाडली बेटी मुस्कान, क्या हुआ? तू इतनी जोर से किस पर चिल्ला रही थी? देखो ना माँ, यह नौकरानी मुझे बहुत परेशान करती है। जब वह मेरे कमरे में साफ सफाई करने आई थी तो मुझसे मेरा फेवरेट लहंगा मांग रही थी। मैंने तो इसे इसकी औकात बता दी, अब आप भी इसको इसकी औकात दिखा दो। मुस्कान के मुँह से इतना सुन सोनम को गुस्सा आता है और वह निधि की पिटाई कर देती है और कहती है, क्यों री निधि की बच्ची, तो मेरी बेटी की बराबरी करेगी? अगर इतना ही नए नए लहंगे पहनने का मन करता है तो जाकर कुछ कमा कर ला, समझी? फिर पता चलेगा कि कितनी मुश्किल से 2 पैसे आते हैं। क्यों माँ, आप कौन सा बाहर कमाने जाती हो? आप भी तो मेरे पिताजी के पैसों पर ही जीती हो। अगर 1 महीने पिताजी ने घर में पैसे नहीं भेजे तो आपकी ये सारी चर्बी गायब हो जाएगी। पिताजी जो पैसे भेजते हैं उन पैसों पर हम दोनों बहनों का भी तो हक है। पिताजी जो हमारे लिए पॉकेट मनी भेजते हैं वह भी तुम दोनों भेड़िए की तरह खा लेती हो। और हाँ, अगर मैं पूरे दिन घर का काम करती हूँ तो इसका यह तो मतलब नहीं कि मैं नौकरानी हूँ। देखो तो माँ, इस लोमड़ी की जुबान कैची की तरह चल रही है। अरे लोमड़ी होगी तू, यकीन नहीं आता तो एक बार शीशे में जाकर देख ले, मैं तुमसे ज्यादा खूबसूरत हूँ, समझी? माँ, आप खड़ी ही रहोगी क्या? इससे कुछ बोलोगी भी? लगता है हमें इसकी जुबान काटनी पड़ेगी। सोनम निधि को एक थप्पड़ मारती है। यह देख मुस्कान जोर जोर से हंसने लगती है। क्या कहा? जरा दोबारा कहना। तू मेरी बेटी की बराबरी करेगी? तेरी औकात भी है मेरी बेटी की बराबरी करने की? तू मेरे ही घर में और मेरी ही बेटी से जुबान लगा रही है। तू इस घर की नौकरानी और इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब मैं तुझे इस घर में रहने नहीं दूंगी। जब तक तू इस घर में रहेगी मेरा जीना मुश्किल कर देगी, इसलिए चल मेरे घर से निकल जा। माँ, मैं तो मुस्कान के कमरे में सफाई करने आई थी। मेरे पास तो सर छुपाने के लिए भी छत नहीं है। कृपया करके मुझे घर से मत निकालो। तुम मुझे इस घर से क्यों निकाल रही हो? अगर मुझे इस घर से निकाल दोगी तो मैं कहाँ जाऊंगी? निधि के इतना कहने के बाद भी सोनम निधि की एक नहीं सुनती और उसे उसकी बहन के साथ घर से निकाल देती है। बेचारी निधि अपनी बहन रिंकी को लेकर वहाँ से चली जाती है। बेचारी निधि ना तो उसके पास रहने के लिए घर था और ना ही खाने के लिए पैसे। निधि रोते रोते रिंकी के साथ घर के बाहर निकल जाती है और निधि और रिंकी चलते चलते जंगल में चले जाते हैं। निधि, अब हम कहाँ जाएंगे और कहाँ रहेंगे? अब तो हमारे पास रात बिताने के लिए कोई छत भी नहीं है। अगर रात को हमारे साथ कोई अनहोनी हो गई तो पिताजी को हमारी लाश भी नहीं मिलेगी। हाँ रिंकी, डर तो मुझे भी बहुत लग रहा है। इस जंगल से जंगली जानवरों की आवाज आ रही है। मुझे भी तुम्हारी तरफ बहुत डर लग रहा है, परंतु इस तरह डरने से कुछ नहीं होगा। मैं कुछ करती हूँ। निधि जंगल से लकड़ियाँ काटती है और धीरे धीरे उन्हें जमा कर एक झोपड़ी बना लेती है। चलो हम इसमें ही रहते हैं। कुछ दिन हमारे लिए झोपड़ी ही एकमात्र सहारा है। इसके बाद बरसात के मौसम तक हमें कुछ न कुछ इंतजाम करना होगा। तब तक सर ढकने के लिए यह जगह अच्छी है। निधि और रिंकी उस झोपड़ी में रहने लगते हैं। निधि काम ढूंढने जाती है परंतु उसे काम नहीं मिल पाता। वह रिंकी को एक वक्त का भोजन भी नहीं करवा पा रही थी। इस वजह से वह बहुत दुखी थी। निधि जंगल से फल तोड़कर लाती थी और वह दोनों ही फल खाते थे। एक दिन जंगल से फल तोड़कर लाते वक्त निधि को एक घायल बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है। निधि उसे उठाकर अपने घर ले जाती है। निधि रिंकी दोनों मिलकर उस बूढ़े आदमी की सेवा करते हैं। कुछ ही दिनों में वह बूढ़ा आदमी बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। अच्छा, तो तुम दोनों ने ही मेरी सेवा करी है, मेरी जान बचाई है, बहुत बहुत धन्यवाद। निधि और रिंकी उस बूढ़े आदमी से आशीर्वाद लेने जाते हैं।
दोनों के सर पर हाथ रखते ही उस बूढ़े आदमी को उनके बारे में सब पता चल जाता है। बच्चों, आज से तुम दोनों के पास सब कुछ होगा, तुम दोनों की जिंदगी बदल जाएगी। इतना कहकर वो बूढ़ा आदमी वहाँ से चला जाता है। उस बूढ़े आदमी के जाते ही निधि और रिंकी की झोपड़ी एक जादुई झोपड़ी में बदल जाती है। झोपड़ी बिल्कुल सुंदर बन जाती है। अरे रिंकी, यह अचानक हमारी झोपड़ी को क्या हो गया? हमारा वो टूटा फूटा बर्बाद कमरा अचानक ही खूबसूरत कमरे में कैसे बदल गया? मुझे तो लगता है यह सब उस बूढ़े आदमी का कमाल है। हमें जादुई घर से और कुछ भी मांग कर देखना चाहिए, क्या पता यह हमारी मदद करे। मैं सोच रही थी कि कुछ खाने को आ जाता तो कितना अच्छा होता। इतना कहते ही उन दोनों के पास स्वादिष्ट खाना आ जाता है और दोनों मिलकर बहुत दिनों बाद भर पेट भोजन करते हैं। अब वह जो भी मांगते थे वह उन्हें उस झोपड़ी से मिल जाता था। वे दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में आनंदी नाम की एक औरत अपनी बेटी प्रिया के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। आनंदी बहुत ही गरीब थी, इसलिए वह अपने घर का खर्चा चलाने के लिए सेठानी के घर में झाड़ू पोछा का काम करती थी। आनंदी अपनी बेटी प्रिया को पढ़ने लिखने के लिए इंटरनेशनल स्कूल में भेजती थी। प्रिया पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी थी। वो हर साल अपने स्कूल में प्रथम आती थी, इसलिए वह अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर एक काबिल इंसान बनाना चाहती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन आनंदी काम से घर वापस आती है और किचन में खाना बनाने चली जाती है। वो बहुत थकी हुई थी, इसलिए उसको पसीने आते हैं। अपनी माँ को पसीने आते हुए देख प्रिया कहती है, माँ, तुम अभी अभी काम से आई हो और आते ही खाना बनाने में लग गई। माँ देखो तो आपके शरीर से कितना पसीना आ रहा है। आप अपनी सेहत का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती हो। माँ, मुझसे ये सब देखा नहीं जाता। प्रिया बेटी, अब गर्मी तो लगेगी ही, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, परंतु इसका मतलब यह थोड़ी ना कि मैं अपनी बेटी के लिए खाना न बनाऊं। प्रिया बेटी, तुम जाकर बेड पर बैठकर पढ़ाई कर लो। कुछ दिनों बाद तुम्हारी परीक्षा होने वाली है। तुम हर वर्ष की तरह इस साल भी मेरा नाम रोशन करना। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मैं तुम्हें पढ़ा लिखा कर एक काबिल इंसान बनाना चाहती हूँ। माँ, गर्मी बहुत है, इसलिए मुझसे पढ़ाई नहीं की जा रही। पंखा भी हवा नहीं दे रहा है। मैं घर के बाहर चारपाई पर बैठकर पढ़ाई कर लेती हूँ। इतना कहकर प्रिया घर के बाहर चली जाती है। प्रिया अपने घर के बाहर चारपाई पर बैठकर पढ़ाई करने लगती है और थोड़ी देर बाद आनंदी खाना बनाकर प्रिया को बुलाने बाहर आती है। प्रिया बेटी, खाना बन गया है, आकर अंदर जल्दी से खाना खा लो, उसके बाद पढ़ाई कर लेना। मुझे मालूम है कि पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, परंतु सेहत से ज्यादा नहीं। किसी ने कहा है कि स्वास्थ्य ही धन है, इसलिए पहले खाना उसके बाद पढ़ाई। माँ, घर के अंदर बहुत गर्मी है, आप खाना लेकर बाहर ही आ जाओ। मेरा इतनी गर्मी में घर के अंदर जाने का मन नहीं है, और वैसे भी आपको भी तो गर्मी लग रही होगी। हाँ बेटी, परंतु मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। हम गरीब हैं और गरीबों की किस्मत में एसी की हवा नहीं होती। अब हमारे पास जो है हमें उसी में गुजारा करना होगा, इसलिए इस तरह गर्मी गर्मी चिल्लाने से गर्मी कम थोड़ी ना हो जाएगी। चलो बेटा, अंदर चलकर खाना खाते हैं। इसके बाद आनंदी और प्रिया घर के अंदर जाते हैं और एक साथ बेड पर बैठकर खाना खाते हैं। अगली सुबह जब प्रिया की स्कूल की छुट्टी होती है, आनंदी काम पर जाने वाली होती है। तभी प्रिया कहती है, माँ, आज मेरी स्कूल की छुट्टी है, इसलिए आज मैं भी आपके साथ सेठ के घर पर चलती हूँ। वहाँ पर मैं आपके काम में हाथ बटा दूंगी। इसके बाद आनंदी प्रिया को लेकर सेठ के घर के लिए निकल जाती है। थोड़ी देर बाद आनंदी सेठ के घर पहुँच जाती है। प्रिया सेठ के घर को देखते ही रह जाती है। तभी सेठानी कमला आनंदी से कहती है, अरे आनंदी, आज तुम अपने साथ किसको लेकर आ गई हो? तुमने हमारे घर को अनाथ आश्रम समझ के रखा है, जो किसी को भी लेकर आ जाती हो? नहीं सेठानी जी, आप जैसा समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। यह मेरी बेटी प्रिया है। आज इसकी स्कूल की छुट्टी थी तो मैंने सोचा कि इसे अपने साथ यहाँ पर ले आती हूँ, जिससे यह घर के कामकाज भी सीख जाएगी। अच्छा ठीक है, इसको कह देना कि घर में ज्यादा उछल कूद ना करे और एक जगह पर बैठ जाए, क्योंकि मैं तुम जैसे गरीबों को अच्छी तरह जानती हूँ। अच्छी अच्छी चीजें देखी नहीं कि मन ललचाया। इतना कहकर सेठानी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद आनंदी प्रिया से कहती है, देखा प्रिया, तुमने तो सब सुन ही लिया है, इसलिए चुपचाप एक जगह पर बैठ जाना और ज्यादा उछल कूद मत करना। अगर तुमने ज्यादा उछल कूद करी तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। ठीक है माँ, मैं सोफे पर बैठ जाती हूँ और उछल कूद नहीं करूँगी। इतना कहकर आनंदी वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद सेठानी की बेटी निधि वहाँ आती है, जो कि प्रिया के स्कूल की सहेली थी। अरे प्रिया, तू यहाँ मेरे घर में क्या कर रही है? निधि, क्या यह तुम्हारा घर है? मैं तो यहाँ अपनी माँ के साथ काम करने आई थी। मेरी माँ इस घर में काम करती है। अच्छा, तो तुम आनंदी आंटी की बेटी हो?
अच्छा हुआ आनंदी आंटी तुम्हें यहाँ ले आई। आज स्कूल की छुट्टी होने के कारण मैं घर में अकेले बोर हो रही थी। आज से तुम स्कूल की छुट्टी के बाद हर दिन आना, हम दोनों बहुत खेलेंगे और मजे करेंगे। चलो मैं तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ। इस तरह से निधि प्रिया को अपना घर दिखाती है और अब प्रिया निधि के साथ हर दिन खेलती है। इसी तरह दिन बीत रहे थे और एक दिन प्रिया और निधि खेलते खेलते स्टोर रूम में पहुंच जाते हैं, जहां प्रिया की नजर एक पुराने स्कूल बैग पर पड़ती है, जो निधि के लिए तो पुराना था परंतु प्रिया के स्कूल बैग के मुकाबले नया था। अरे निधि, ये स्कूल बैग कितना सुंदर लग रहा है और तुमने इसको यहाँ स्टोर रूम में क्यों रखा? क्या यह बैग तुम्हारे किसी काम का नहीं? अरे प्रिया, यह बैग कितना गंदा और पुराना है, इसलिए मैंने इसे स्टोर रूम में फेंक रखा है। और वैसे भी मेरे पास बार्बी डॉल वाला स्कूल बैग है, इसलिए मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। निधि, तो क्या मैं इस स्कूल बैग को अपने साथ अपने घर ले जा सकती हूँ? क्योंकि मेरे पास मेरा फटा पुराना स्कूल बैग है, जिसमें छेद होने के कारण मेरे आए दिन कभी पेंसिल तो कभी रबर गिरते रहते हैं। तो क्या तुम मुझे ये स्कूल बैग दे सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं प्रिया, तुम ये स्कूल बैग रख लो। और प्रिया, अगर ऐसी ही बात थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? चलो छोड़ो, अब तुम मेरा स्कूल बैग रख लो। वैसे भी मेरे घर में तो यह इधर उधर पड़ा ही रहता है। और तुम माँ की बिल्कुल भी चिंता मत करना, माँ से मैं बात कर लूंगी। इस तरह से प्रिया शाम को अपने साथ वह स्कूल बैग ले जाती है। घर पहुंचकर जब आनंदी प्रिया के हाथ में वह स्कूल बैग देखती है तो कहती है, बेटी, ये स्कूल बैग तुम्हें कहाँ से मिला? माँ, ये स्कूल बैग निधि का है। जब मैं आज निधि के घर गई थी तो उसने मुझे दिया। ये स्कूल बैग उसके स्टोर रूम में पड़ा हुआ था और मैंने जब उसे अपने फटे पुराने स्कूल बैग के बारे में बताया तो उसने अपना ये स्कूल बैग मुझे दे दिया। परंतु बेटी, ये तुमने बहुत बुरा किया। तुम्हें पता भी है क्या, अगर ये बात सेठानी तक पहुंच गई तो मेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी। मैं इस स्कूल बैग को कल सेठानी के घर वापस दे आऊंगी। प्रिया अपनी माँ की बात सुनकर रोने लगती है कि तभी वहाँ एक परी प्रकट हो जाती है। चुप हो जाओ प्यारी बेटी प्रिया, तुम रो क्यों रही हो? अब मैं आ गई हूँ ना तुम्हारी सहायता करने। अब तुम जल्दी से चुप हो जाओ। प्रिया, तुम बहुत नादान और मासूम बच्ची हो, इसलिए मैं तुम्हारी नादानी देखकर तुम्हारी सहायता करने आई हूँ। मैं एक परी हूँ और मैं तुम्हें यह एक जादुई बैग देना चाहती हूँ। इस जादुई बैग की सहायता से तुम कुछ भी मांग सकती हो, परंतु तुम्हें एक वादा करना होगा कि पैसा आने के बाद तुम कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करोगी। हाँ परी जी, मैं वचन देती हूँ कि पैसे आने के बाद मैं कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करूँगी। अच्छा तो ठीक है, तुम्हें जब भी इस बैग से कुछ मांगना हो तो तुम 3 बार इस बैग को धन्यवाद बोलकर कुछ भी मांग सकती हो। अच्छा, तो मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम अपने वादे को नहीं भूलोगी। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। परी के जाने के बाद प्रिया तुरंत जादुई बैग को 3 बार धन्यवाद बोलकर उसे खाने पीने के लिए अच्छा खाना मांगती है। प्रिया के इतना कहते ही वहाँ पर स्वादिष्ट खाना प्रकट हो जाता है। प्रिया बहुत भूखी थी, इसलिए वह अपनी माँ के साथ भर पेट खाना खा लेती है और उसके बाद प्रिया जादुई बैग की सहायता से अपने लिए एसी मांगती है। प्रिया के इतना कहते ही वहाँ पर पलक झपकते ही एक एसी आ जाता है। यह देखकर प्रिया बहुत खुश हो जाती है और कुछ दिनों बाद प्रिया गांव की सबसे अमीर लड़की बन जाती है और उस दिन के बाद प्रिया गांव वालों की सहायता करती है। एक समय की बात है, एक गांव में निकिता नाम की लड़की अपनी सौतेली माँ संतोष, पिता रोशन व 2 बहन नेहा और निहारिका के साथ रहती थी। संतोष बहुत लालची स्वभाव की थी। जब निकिता की माँ और रोशन की पहली बीवी चल बसी तो संतोष ने मौका देख पैसों के लिए रोशन से शादी कर ली। रोशन को निकिता का ख्याल रखने के लिए कोई चाहिए था, पर रोशन का ये फैसला गलत साबित हुआ, क्योंकि सौतेली माँ रोशन के सामने निकिता से अच्छे से बात करती थी, पर रोशन के काम पे चले जाने के बाद उससे वह घर का सारा काम कराती थी। उसकी बेटियां महारानियों की तरह आराम फरमाती थी। एक दिन पूरा परिवार साथ में मिलकर खाना खा रहा होता है, तभी संतोष कहती है, निकिता बेटा, तुमने ये क्यों नहीं खाया? जल्दी खा लो, दिन प्रतिदिन तुम दुबली पतली होती जा रही हो। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी ऐसी दुबली पतली हो। चलो जल्दी खाओ मेरी फूल जैसी बच्ची। सच में मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि तुम मुझे मिली, क्योंकि तुम निकिता का एकदम सगी माँ जैसा ख्याल रखती हो। मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगा। मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी। मुझे ऑफिस के काम में 6 महीने की ट्रिप पे निकलना था, सो मैं बहुत परेशान था निकिता को लेकर, पर ये सब देखकर मेरी सारी चिंताएं खत्म हो गई हैं। पापा प्लीज मत जाओ ना,
वैसे भी आप अक्सर काम के सिलसिले में हमेशा बाहर ही रहते हो। मुझे आपके साथ टाइम बिताने का समय ही नहीं मिलता और आपके बिना मेरा मन भी नहीं लगता पापा। मैं अकेली पड़ जाती हूँ। प्लीज मत जाओ ना पापा। अरे बेटा निकिता, ऐसे नहीं करते। अपने पापा को ऐसे नहीं टोकते। टोकना अच्छी बात नहीं होती। वैसे भी तेरा मन लगाने के लिए तेरी दोनों बहनें और मैं हूँ ना। तभी संतोष निकिता को डराने के लिए उसे आंखें दिखाती है, जिससे निकिता डर जाती है और कुछ भी नहीं बोलती। अगले दिन निकिता के पापा अपना सारा सामान लेकर 6 महीने की ट्रिप पर निकल पड़ते हैं और अगले दिन से ही संतोष अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देती है। वो निकिता के साथ बदसलूकी करती है, उसे पीटती है, मारती है, उससे घर का सारा काम करवाती है और नौकरानी की भी छुट्टी कर देती है। एक दिन संतोष बाजार में जाकर बहुत महंगी ब्रांडेड लिपस्टिक लाती है और अपनी बेटियों को दिखाते हुए कहती है, ये देखो बेटी नेहा और निहारिका, ये मैं तुम्हारे लिए खास लिपस्टिक लाई हूँ जिनका एड्स बड़ी बड़ी हीरोइन टीवी में करती है और मैंने इनका कलर देखा तो मुझे लगा कि ये लिपस्टिक तो मेरी दोनों बेटियों के लिए ही बनी है और मैं ये लिपस्टिक तुम दोनों के लिए ली आई। माँ, ये लिपस्टिक तो बहुत महंगी है। हाँ माँ, मैंने भी सुना है कि ये लिपस्टिक तो बहुत महंगी है। मेरी बेटियों के सामने इस लिपस्टिक की क्या कीमत, इसलिए इन्हें मैं खरीद ले आई और मुझे पता है ये लिपस्टिक तुम दोनों पर बहुत सुंदर लगेगी। उधर खड़ी खड़ी ये सब निकिता देख रही होती है। निकिता को लिपस्टिक बहुत पसंद थी। वो बचपन में ही शौक के लिए अपनी माँ की लिपस्टिक लगाया करती थी, इसलिए निकिता का बहुत मन करता है लिपस्टिक लगाने के लिए और वो अपने माँ से कहती है, ये लिपस्टिक मैं भी यूज कर लूँ क्या? तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की? तुझे पता है ये लिपस्टिक कितनी महंगी और ब्रांडेड है? तेरी औकात नहीं है इसे लगाने की। इसे लगाना तो दूर, इसे छू भी नहीं सकती। ये खास लिपस्टिक मेरे दोनों बेटियों के लिए लाई हूँ मैं। जल्दी निकल यहाँ से और हमारे लिए नूडल्स बना के ला। बेचारी निकिता उदास मन और आंखों में आंसू लेकर वहाँ से निकल जाती है और रसोई में नूडल्स बनाने लगती है और नूडल्स बनाते हुए कहती है, माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? आपके जाते ही पिताजी ने ऐसी क्रूर औरत से शादी कर ली जो मुझे मारती है, पीटती है, ना ही कुछ अच्छा खाना देती है, ना ही कुछ पहनने के लिए देती है। माँ, कहाँ हो आप? निकिता ऐसा कह रही होती है, तभी उसका ध्यान नूडल से हट जाता है और सारी नूडल्स जल जाती है, जिसकी सुगंध सूंघकर संतोष रसोई में आ जाती है और जली हुई नूडल्स देखकर संतोष बहुत गुस्सा हो जाती है और निकिता को एक जोर से चाटा मारकर कहती है, अरे अक्ल की अंधी, सारे नूडल्स जला दिए। पता है ये नूडल्स कितने महंगे थे? इनके पैसे तेरा बाप भरेगा क्या? निखंबी कहीं की। अब मैं और मेरी बेटी क्या खाएंगे? अब जा जल्दी से दुकान से और नूडल्स लेके आ। निकिता उदास होकर वहाँ से नूडल्स लाने चली जाती है। जब भी उदास होती वो एक पेड़ के पास जाके बैठ जाया करती थी। आज भी उसी पेड़ के पास बैठी थी, तभी उसकी नजर एक डूबती हुई बिल्ली पर पड़ती है। अरे, ये बेचारी बिल्ली तो डूब रही है, मुझे इसे बचाना होगा कैसे भी करके। तभी निकिता बिना कुछ सोचे समझे उस नदी में कूद जाती है बिल्ली को बचाने के लिए। जैसे तैसे करके निकिता उस बिल्ली को पानी से बाहर निकालती है। तभी वो बिल्ली एक परी के रूप में आ जाती है। बेटा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। मैं एक अग्नि परी हूँ, मुझे पानी से बहुत खतरा रहता है। गलती से मैं पानी में डूब गई थी, इसलिए मैंने अपना रूप एक बिल्ली में बदल लिया था। अगर तुम जल्दी ना करती तो मैं हमेशा के लिए इसी रूप में रह जाती। वैसे बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? निकिता अपनी सारी कहानी परी को बताती है, जिस पर परी अपने जादू से निकिता को 3 जादुई लिपस्टिक देती है। निकिता बेटा, ये 3 जादुई लिपस्टिक है। ये तीनों जादुई लिपस्टिक मैं तुम्हें देना चाहती हूँ।
अगर तुम्हारे पास घर का ज्यादा काम हो तो तुम पिंक लिपस्टिक से कह देना, ये तुम्हारा सारा काम कर देगी। और भूख लगे तो लाल लिपस्टिक से कह देना कि तुम्हें खाना दे देगी। और धन चाहिए हो तो इस सुनहरी लिपस्टिक से कह देना, ये तुम्हें धन ला कर दे देगी। ऐसा कहते ही परी वहाँ से गायब हो जाती है। तभी निकिता खुशी खुशी से वो तीनों जादुई लिपस्टिक लेकर घर आ जाती है। अब जब भी उसे घर का काम मिलता तो वह पिंक लिपस्टिक से कहती, घर का सारा काम कर देती। उसे भूख लगती तो वह लाल लिपस्टिक से कहती, और उसे धन चाहिए होता तो वह सुनहरी लिपस्टिक से कहती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन संतोष और उसकी दोनों बेटियां बैठकर बात कर रही होती है। तभी निहारिका बोलती है, माँ तुम्हें नहीं लगता कुछ गड़बड़ है? कैसी गड़बड़? मैं कुछ समझी नहीं। माँ, ये निहारिका की बच्ची इतना सारा काम इतनी जल्दी कर देती है और हम इसे खाना एक वक्त का भी सही से नहीं देते। इसमें इतना सारा काम करने की शक्ति कहाँ से आ जाती है? हाँ, निहारिका बिल्कुल सही बोल रही है। आजकल बहुत खुश लग रही है। हमें इसका पता लगाना ही होगा। इसके बाद संतोष और उसकी दोनों बेटियां निकिता पर नजर रखने लगती है। एक दिन जब निकिता लिपस्टिक यूज कर रही होती है तभी संतोष उसे देख लेती है और सारी बातें अपनी बेटियों को बता देती है। इसके बाद वह तीनों चुपके से उन लिपस्टिक को अपने होठों पर लगा लेती है, जिससे वह काली हो जाती है और जहर फैलने के कारण वह मर जाती है। उसके बाद रोशन अपने काम से आ जाता है। तब निकिता उसे सारी बातें बता देती है और रोशन भी निकिता से माफी मांग लेता है और दोनों खुशी खुशी आराम से रहने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर गांव में सिंड्रेला अपने पिता कमल और माँ सुमन के साथ हंसी खुशी से रह रही थी। सिंड्रेला के पिताजी एक किसान थे जो अपने पुरखों के खेतों में खेती किया करते थे और दिन भर गली गली सब्जी बेचा करते थे। खेती बाड़ी से कमल को उतना मुनाफा नहीं होता था जिससे वह अपनी बिटिया का एडमिशन एक प्राइवेट स्कूल में करा सके, क्योंकि गांव में एक भी सरकारी स्कूल नहीं था। इसीलिए सिंड्रेला घर पर ही रहकर पढ़ाई किया करती थी। कमल दिन रात मेहनत करने के बाद भी अपनी बेटी के सपने सच नहीं कर पा रहा था। एक दिन कमल सेठ मूलचंद से बात करके अपनी पत्नी सुमन के लिए झाड़ू पोछा का काम ढूंढ लेता है। सेठ मूलचंद एक लालची और खड़ूस आदमी था। वह मात्र 2000 रुपए महीने पर सुमन को काम पर रख लेता है। अगले दिन से सुमन सेठ के पास नौकरी के लिए चली जाती है। सेठ जब सुमन को अपनी ललचाई हुई आंखों से देखता है तो उसे सुमन से एक ही पल में प्यार हो जाता है, क्योंकि सुमन एक सुंदर, संस्कारी और सरल औरत थी। इसीलिए वह सेठ के पास केवल काम से ही मतलब रखती थी। इसी तरह दिन निकल रहे थे। एक दिन सेठ सुमन से कहता है, सुमन, मैं तुम्हें पिछले 2 हफ्ते से देख रहा हूँ और तुम मुझसे बात भी नहीं करती हो। अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो तुम मुझे बता सकती हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। सेठ जी, आप बड़े लोग हो, हमारी क्या मजाल जो हम आपसे आंख मिलाकर बात कर सके। सब ठीक है, बस घर पर एक बेटी है जिसका स्कूल में एडमिशन कराना है, परंतु हमारे पास इतने पैसे नहीं है जिससे हम उसका एडमिशन करा सके। तुम इतनी कम उम्र में घर की इतनी टेंशन क्यों लेती हो? मुझसे तुम्हारा यह दुख देखा नहीं जाता। क्या तुम मुझसे दोस्ती करना पसंद करोगी? बदले में मैं तुम्हारी बेटी का एडमिशन बहुत बड़े प्राइवेट स्कूल में करवा दूंगा। ये कैसी बेहुदा बातें कर रहे हो सेठ जी? मैं शादीशुदा हूँ और हमारे संस्कारों में किसी पुरुष से दोस्ती रखने की इजाजत नहीं होती। देख लो, मैं तो तुम्हारे भले की ही बात कर रहा था। तुम्हारे पास सोचने का पूरा टाइम है। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े मुझे याद कर लेना। इतना कहकर सेठ वहाँ से चला जाता है। सुमन एक संस्कारी पतिव्रता महिला थी। वह अपना काम करके सीधा अपने घर चली जाती है। आज सुमन कुछ उदास बैठी थी। क्या बात है सुमन, क्या कोई बात हो गई क्या? आज तुम बहुत उदास नजर आ रही हो। नहीं सिंड्रेला के पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। बस वह आज सेठ के यहाँ कुछ काम ज्यादा था जिस कारण मैं जरा थक गई हूँ। अरे भाग्यवान, अब हमारी बिटिया सिंड्रेला बड़ी हो गई है। वह घर का काम देख लिया करेगी। तुम घर पे आराम किया करो। और इस तरह रात होने पर सभी लोग सो जाते हैं, परंतु सुमन को नींद नहीं आ रही होती है, क्योंकि अब उसे सेठ की बातों से डर लगने लगा था। इसी तरह सुबह भी हो जाती है। कमल और सुमन दोनों अपने अपने कामों पर निकल जाते हैं। सुमन आज भी हमेशा के घर की साफ सफाई कर रही होती है। तभी सेठ उसके पास आता है और कहता है,
सुमन जी, वेरी गुड मॉर्निंग। आपको देखकर अच्छा लगा। अब तुम यह घर की साफ सफाई मत किया करो। मुझे तुम्हारे कोमल हाथों को इतना काम करता देख बहुत बुरा लगता है। सेठ जी, आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, कृपया अपनी तहजीब न भूलें। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मुझे आपसे दोस्ती करने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। कल से मैं काम पर नहीं आऊंगी, कृपया मुझे काम करने दें। सेठ सुमन की बातें सुनकर गुस्से में आ जाता है और मन ही मन उससे बदला लेने की ठान लेता है। अगले दिन सुमन जब काम पर नहीं आती तो सेठ गुस्से से बेकाबू हो जाता है और वो मन ही मन सोचता है, ये सुमन अपने आप को कुछ ज्यादा ही बनने लगी है। लगता है मुझे इसकी अकल ठिकाने लगाने के लिए कुछ करना होगा। तभी सेठ के मन में कुछ प्लान आता है और अपनी प्लान के मुताबिक कमल के खेतों में जाकर एक जहरीला सांप छोड़ देता है। कुछ ही पलों में सांप कमल के पैर में डस लेता है और सांप के जहर से कमल की मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। शाम हो जाती है, परंतु जब कमल घर पर नहीं आता तो चिंता में आकर सुमन कमल को खेतों में देखने जाती है। खेत पर पहुंचकर वह देखती है कि कमल तो जमीन पर लेटा हुआ है और उसके पैरों से खून बह रहा है। ये क्या हो गया सिंड्रेला के पिताजी? आप इस तरह जमीन पर क्यों लेटे हुए हैं और आप मुझसे बात क्यों नहीं करते? इस तरह सुमन बहुत देर तक कमल को जगाने की कोशिश करती है, परंतु कमल की मृत्यु हो चुकी थी। यह देखकर सुमन बहुत तेज तेज रोने लगती है। सुमन किसी तरह कमल को अपने कंधों पर उठाकर घर ले आती है। सिंड्रेला भी अपने पिताजी का यह हाल देखकर बहुत रोती है। दोनों माँ बेटी रात भर कमल की मृत्यु के शोक में जागते हैं और सुबह होते ही सभी गाँव वालों को इकट्ठा करके कमल का अंतिम संस्कार कर देते हैं। सेठ यह बात अच्छी तरह से जानता था कि सुमन का पति अब कमल इस दुनिया में नहीं रहा है, फिर भी वह अनजान बनकर झूठे झूठे आंसू लेकर सुमन के घर पहुंच जाता है। मुझे ये सुनकर बहुत दुख हुआ कि कमल अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह कुछ कमल का बकाया 2 लाख रुपए रह गए थे। अगर तुम यह रकम लौटा देती तो मैं तुम्हें और तुम्हारी बिटिया सिंड्रेला को कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। सेठ जी, मेरे पास तो इतने रुपए नहीं है, कृपया सिंड्रेला के पिताजी का यह 2 लाख रुपया बकाया माफ कर दीजिए। अरे पागल समझ रखा है क्या जो पूरे 2 लाख माफ कर दूं? 1 हफ्ते के भीतर मुझे मेरे 2 लाख चाहिए, नहीं तो ये घर खाली कर देना। इतना कहकर सेठ वहाँ से चला जाता है। यहाँ सुमन बेचारी, जिसके पास सिंड्रेला को खिलाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं होती, उसके ऊपर सेठ का झूठा मूठा कर्जा डालकर चला जाता है। किसी तरह दोनों माँ बेटी नमक रोटी खाकर 1 हफ्ता निकाल लेते हैं और हफ्ता होते ही सेठ अपने आदमियों के साथ सुमन के घर पहुँच जाता है। सुन सुमन, तूने मेरे 2 लाख रुपए नहीं लौटाए, जिस कारण मैं यह मकान ले रहा हूँ। अब तू सीधी तरीके से यहाँ से बाहर चले जा, नहीं तो मेरे आदमी तेरे साथ छेड़छाड़ करके तुझे बाहर निकाल देंगे। सेठ जी, मुझ मासूम पर जरा रहम कीजिए। मैं इस अकेली नन्ही सी जान के साथ कहाँ रहूंगी? बाहर बहुत सारे जंगली जानवरों का खतरा है। अगर सिंड्रेला को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। यह सब मुझे नहीं पता, जल्दी से मेरा यह घर खाली कर। और इस तरह सेठ के हजार सुनाने के बाद सुमन वहाँ से चली जाती है। दोनों माँ बेटियों के पास कोई सहारा नहीं होता। वे दोनों जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं। हे भगवान, ये तेरा कैसा अनर्थ है? पहले तो तूने मेरे पति परमेश्वर को अपने पास बुला लिया और अब तूने हमारा वह घर लेकर भी हमें बेसहारा कर दिया। अगर आज मेरी प्यारी बेटी सिंड्रेला को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी और एक नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। सुमन भगवान से अपनी शिकायतें लगा ही रही होती है कि तभी वहाँ एक परी प्रकट होती है। सुमन, मैं टुनटुन परी हूँ, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सब परीलोक की परियां तुम्हारे साथ हैं। तुम हमारे साथ हमारे परीलोक चलो, हम तुम दोनों का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। और इस तरह परी उन्हें बादलों में उड़ाते हुए अपने साथ परीलोक ले जाती है। सुमन, सिंड्रेला, तुम्हारा हमारे परीलोक में बहुत स्वागत है। सुमन और सिंड्रेला इतना सुंदर परीलोक देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। यह देखो, ये जो सैंडल घर अब तुम्हें दिख रहा है, आज से तुम इसी घर में रहोगी। यहाँ हम सभी परियों का जादुई सैंडल घर है। इस घर में तुम्हें खाने पीने की सभी चीजें, रहने के लिए कमरे और मनमर्जी की सभी चीजें मिलेंगी। और हाँ सिंड्रेला बेटा, तुम्हारे लिए इस जादुई सैंडल घर में बहुत अच्छे अच्छे टॉयज और लहंगे भी हैं, जिन्हें पहनकर तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत लगोगी। अच्छा, तो मैं चलती हूँ, मुझे राजमहल जाने में देरी हो रही है। अगर तुम्हें कोई भी तकलीफ हो तो तुम मुझे बुला लेना, मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगी। इतना कहकर परी वहाँ से चली जाती है। सिंड्रेला और सुमन जब उस जादुई सैंडल घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वह जादुई सैंडल घर तो बहुत ही आलीशान और बड़ा है। परी के कहे मुताबिक उसमें बहुत सारे कमरे थे, अच्छे अच्छे सोफे, पहनने के लिए कपड़े और मेकअप का सामान भी रखा था। दोनों माँ बेटियों को बहुत भूख लग रही थी।
वे दोनों जल्दी से एक टेबल पर बैठ जाती है और उस टेबल पर बैठते ही दोनों के सामने जादू से स्वादिष्ट खाना प्रकट हो जाता है। दोनों माँ बेटियाँ खाना खाने लगती है। खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। दोनों को बहुत दिनों के बाद इतना स्वादिष्ट खाना मिला था। और इसी तरह सिंड्रेला और सुमन परी की जादुई सैंडल घर में अपने आगे की जिंदगी हंसी खुशी से बिताती है। एक समय की बात है, एक गांव में एक नैना नाम की लड़की रहती थी। वो दिखने में बहुत काली थी और उसका नाक चपटा था, इसलिए सभी गांव वाले उसको काली बंदरिया कह के मजाक उड़ाते थे। नैना की एक सुनैना नाम की छोटी बहन थी। वो दिखने में बहुत खूबसूरत थी। उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। वो नैना के कालेपन पर उसका हमेशा मजाक उड़ाती रहती थी। मैं मार्केट जा रही हूँ, बताओ तुम दोनों के लिए कौन सी रंग की ड्रेस लेके आऊँ? बताओ नैना, तुम्हारे लिए कौन सी रंग की ड्रेस लेके आऊँ? ये भी कोई पूछने की बात है माँ? काली बंदरिया तो काले कपड़े ही पहनेगी ना। देखो माँ, सुनैना मेरा कैसे मजाक उड़ा रही है। सुनैना, अपनी बड़ी दीदी का ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। चलो जल्दी से माफी मांगो दीदी से। माँ, मैंने गलत क्या बोला है? मैं नहीं मांगूंगी माफी। बाहर भी गांव वाले नैना का मजाक उड़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। ऐसे ही एक दिन नैना बिल्ली को खाना खिला रही थी। तभी उसके पड़ोस में दो भाई बहन मोनिका और मानिक आए और नैना से बोले, देखो देखो, काली बिल्ली कैसे बिल्लियों को खाना खिला रही है। देखो देखो, इसे कहते हैं अपने लोगों के प्रति सहानुभूति दिखाना। ये जानवर तुम इंसानों से अच्छे नेचर के होते हैं, किसी का दिल तो नहीं दुखाते। फिर इन जानवरों के झुंड में शामिल हो जाओ। फिर इंसानों के साथ क्यों रह रही हो? नैना को जानवरों से बहुत लगाव था। कभी वो कुत्तों को खाने के लिए रोटी देती, कभी बंदरों को कुछ पिलाती। एक दिन नैना सुबह सुबह जंगल घूमने गई थी। तभी उसने एक चिड़िया को घायल अवस्था में पेड़ के नीचे देखा। चिड़िया के पंख टूट गए थे। नैना को उस पर दया आ गई। फिर फौरन उस चिड़िया को उठाकर अपने घर ले गई और उसके पंखों पर पट्टी लगाई और उसे खाने के लिए दाने और पीने के लिए पानी सामने रख दिया। कुछ दिन बाद चिड़िया जब एकदम सही हो गई, तब नैना चिड़िया को लेकर जंगल में पहुंची और उसे उसी पेड़ के नीचे रख दिया। तब चिड़िया ने अपना वेश बदला और अपने असली परी के रूप में आ गई। नैना आश्चर्य से परी को देखने लगी। तभी परी बोली, बेटा, मैं परी लोक की रानी परी हूँ। मैं चिड़िया के वेश में आसमान में घूम रही थी। तभी एक पतंग मेरे सामने अचानक से आती है, जिसके कारण मेरे पंख कट गए और मैं घायल होकर पेड़ के नीचे गिर गई। पर तुमने मेरी बहुत सेवा की बेटी, इसलिए मैं तुम्हें जादुई नेल पॉलिश दे रही हूँ, जिससे लगाते ही तुम काली से गोरी और खूबसूरत बन जाओगी। और तुम इसे अपने हाथ में पकड़कर कुछ अच्छा मांग लेना, इससे तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। ये कहकर परी वहाँ से गायब हो गई। क्या सच में इस नेल पॉलिश को लगाकर मैं काली से गोरी हो जाऊंगी? फिर नैना नेल पॉलिश को अपने नाखूनों पर लगाती है, जिससे वो खूबसूरत हो जाती है। अरे वाह, सच में मैं तो काली से गोरी हो गई। अब जिसने भी मेरा मजाक उड़ाया, उससे मैं इस जादुई नेल पॉलिश से अपना बदला लूंगी। नैना बदले की भावना से गांव की ओर निकल पड़ी। तभी उसने देखा कि मोनिका सज धज के अपने पति से मिलने जा रही है। तभी नैना छुपके छुपके से मोनिका का पीछा करने लगी। वो पार्क में जाकर अपने पति अनूप के साथ बैठी और बात करने लगी। अगले महीने हम दोनों शादी के बंधन में बंध जाएंगे। फिर हम हनीमून बनाने के लिए थाईलैंड जाएंगे। कितना मजा आएगा ना? थाईलैंड ही क्यों, और भी सुंदर सुंदर जगह जाएंगे मेरी सुंदर पत्नी। नैना पेड़ के पीछे खड़ी होकर अनूप और मोनिका की सारी बातें सुन रही होती है। इस मोनिका की बच्ची ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया है, इसे अभी सबक सिखाती हूँ। तभी नैना नेल पॉलिश अपने नाखूनों पर लगाते हुए बोलती है, इस मोनिका को 60 साल की बुड्ढी बना दो। तभी मोनिका 60 साल की बुड्ढी बन जाती है। अरे ये अम्बा कहाँ से आ गई? मोनिका कहाँ हो तुम? अरे अनूप, ये तो रही तुम्हारी मोनिका, तुम्हारे सामने बैठी है तुम्हारी मोनिका। अरे अम्मा, तुम मोनिका नहीं हो सकती, चलो भागो यहाँ से। इतना कहते ही अनूप वहाँ से भाग जाता है। अनूप, मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? ये हुई ना बात, इस मोनिका को तो सबक सिखा दिया, अब इस मानिक की बारी है। हाँ,
तभी नैना मानिक को ढूंढते ढूंढते उसके घर आ गई। मानिक बैठा अपने घर में चाय पी रहा होता है। तभी नैना चुपके से नेल पॉलिश लगाते हुए कहती है, हे नेल पॉलिश, मानिक को तुम बूढ़ा भिखारी बना दो। तभी मानिक एक बूढ़े भिखारी में बदल जाता है। नैना मानिक के मम्मी को जोर जोर से कहती है, आंटी जी बाहर आइए, जल्दी से देखो, भिखारी आपके घर में घुस आया है और बैठकर चाय नाश्ता कर रहा है। तभी मानिक की माँ वहाँ आ जाती है। अरे घर तो बंद था, ये भिखारी कहाँ से आ गया? चल निकल घर से बाहर। ये कहते ही मानिक की माँ मानिक को घर से बाहर निकाल देती है। ये सब देखकर नैना जोर जोर से हंसने लगती है। इसे भी सबक सिखा दिया, अब मेरी प्यारी बहन सुनैना की बारी है। तभी नैना घर पहुंचती है और सुनैना कमरे में बैठकर बाल बना रही होती है। सुनैना बोलती है, क्यों आ गई काली बंदरिया? तभी सुनैना नैना को देखती है और उसे देखकर हक्की बक्की रह जाती है और कहती है, अरे तू इतनी गोरी कैसे बन गई? अभी बताती हूँ, रुक। तभी नैना नेल पॉलिश लगाकर कहती है, हे नेल पॉलिश, जल्दी से सुनैना को काली और बदसूरत बना दो। तभी सुनैना काली और बदसूरत लड़की में बदल जाती है। ये सब देखकर सुनैना जोर जोर से रोने लगती है। ऐसा करके नैना सभी गांव वालों से अपना बदला निकालती है। ये सब देखकर गांव वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी वहाँ से रानी परी गुजर रही होती है तो उसने देखा कि गांव वाले सभी रो रहे हैं, तो वो उनके पास गई और बोली, क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? पता नहीं ये नैना कहाँ से जादू टोना सीख के आई है। उसने मेरे बेटे मानिक को बूढ़ा भिखारी बना दिया और मेरी बेटी को बूढ़ा बना दिया। अब उससे कौन शादी करेगा? ये सुनकर रानी परी बहुत क्रोधित हो गई। फिर वो नैना के पास पहुंची और बोली, नैना, ये सब तुमने अच्छा नहीं किया। मैंने तुम्हें ये जादुई नेल पॉलिश ये सोचकर दी थी कि तुम इसका सही इस्तेमाल करोगी, पर तुम तो इसका गलत इस्तेमाल करने लगी। ये सुनकर नैना को अपनी गलती का एहसास हो गया और वो परी से माफी मांगने लगी। बेटा, मुझे अच्छा लगा कि तुमने अपनी गलती मानी। मैं तुम्हें पहले जैसा नहीं बनाऊंगी, पर ये नेल पॉलिश यहाँ से लेकर जा रही हूँ। फिर परी ने सभी को पहले जैसा बना दिया और सभी ने परी का धन्यवाद किया और नैना से माफी मांगी। परी वहाँ से चली गई। नैना अपनी बहन और माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगी। रतनपुर गांव में मीरा नाम की एक लड़की अपने भैया भाभी के साथ रहती थी। मीरा की भाभी संतोष स्वभाव से बहुत खड़ूस थी और अत्याचारी भी थी। वो चाहती थी कि मीरा की शादी किसी भी ऐरे गैरे से हो जाए ताकि शादी का खर्चा बच जाए। वो मीरा के लिए रिश्ता ढूंढती रहती थी। एक दिन संतोष बाजार जा रही थी। रास्ते में उसने देखा बहुत मजबूर और भिखारी लड़का अपनी बूढ़ी माँ की दवाइयों के लिए लोगों से भीख मांग रहा था। वो संतोष के पास आता है और उससे कुछ पैसे की मदद मांगता है। मेरी मदद करो, मेरी माँ बहुत बीमार है, मेरे पास उनके इलाज के लिए बिल्कुल भी पैसा नहीं है। मैंने बहुत लोगों से काम मांगा पर मुझे कोई काम ही नहीं देता। मेरी मदद कर दो, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। ये भिखारी लड़का मेरे बहुत काम का है। अगर मैं इस भिखारी से मीरा की शादी करा दूं तो हम उस आफत से छुटकारा पालेंगे और 1 रुपया भी मीरा की शादी में लगेगा नहीं। हमारे सिर से बला टल जाएगी और हम पति पत्नी आराम से रह सकेंगे। मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ, पर तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। आप जो कहोगी मैं करूँगा, बस मेरी माँ के इलाज के लिए मुझे पैसे दे दो। संतोष उस लड़के को कुछ पैसे दे देती है और घर आ जाती है। अगले दिन मीरा का भाई पंकज काम पर जा रहा था। तभी संतोष पंकज से बोली, पंकज, मैंने अपनी मीरा के लिए बहुत अच्छा रिश्ता देखा है। अगर तुम हाँ कहो तो मैं आज ही उस लड़के को घर पे बुला लेती हूँ। पर संतोष, लड़का कैसा है, क्या करता है, कैसा खानदान है, हमें ये सब देखना पड़ेगा कि नहीं? बस आ गई ना ये बात तुम्हारे दिमाग में। तुम तो सोचते हो कि मैं तो मीरा की भाभी हूँ। माँ होती तो अच्छा रिश्ता ढूंढ कर लाती। रहने दो, तुम तो मुझे अपना समझते ही नहीं हो। मैं आपकी मीरा के लिए गलत रिश्ता ढूंढ कर थोड़ी ना लाऊंगी।
नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। अच्छा ठीक है, आज तुम लड़के को घर बुला लो, मैं जल्दी घर आ जाऊंगा। संतोष जिस लड़के को घर पर बुलाती है वो और कोई नहीं, वो भिखारी लड़का था जिसकी मदद उसने बाजार में की थी। उस लड़के का नाम मोहन था। ये सारी युक्ति संतोष की थी। उसने मोहन को अच्छे कपड़े खरीदने के पैसे दे दिए थे ताकि वो अच्छे खानदान का लगे। मोहन तैयार होकर घर पर आ जाता है। मोहन की मजबूरी थी कि वो एक गरीब भिखारी था। संतोष ने उसके माँ के इलाज के बदले में उससे शर्त रखी थी, वो उसे मजबूरी में माननी पड़ी। मोहन की दूसरी शहर में एक बहुत बड़ी पोस्ट पर नौकरी लगी है। मोहन, पगार कितनी दे रहे हैं? जी वो जी 50। ओ हाँ, मुझे याद आ गया, तुम्हारी माता से मेरी बात हुई थी। 50,000 रुपए बढ़िया तो है। कब जाना है तुम्हें? वो अगले हफ्ते निकलना होगा। माँ की तबीयत ठीक नहीं होती, इसलिए माँ को साथ ही ले जाऊंगा और वहीं हम सारे रहेंगे। मैं चाहता हूँ कि शादी अगले 2 दिनों में ही हो जाए और मुझे दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए। तुम्हारे अच्छे विचार देखकर मैं बहुत खुश हुआ बेटा, पर इतनी जल्दी? हमें कुछ तो तैयारी करने दो। मीरा हमारी इकलौती बहन है। अरे आप ये कैसी बातें करते हो? हम भी बेटा दहेज लेने और देने के प्रति खिलाफ हैं। शादी अगले 2 दिन बाद ही होगी। संतोष ने मोहन को सब कुछ समझा दिया था। बेचारा मोहन, उसे झूठ बोलना पड़ रहा था। पंकज भी उनकी बातों में आ गया और मीरा की शादी मोहन के साथ हो जाती है। थोड़े बहुत कपड़े और सामान लेकर मीरा अपने मायके से विदा हो जाती है। पर शादी के बाद मोहन मीरा से कुछ भी नहीं छुपाता। वो उसे शुरू से लेकर आखिरी तक सारी सच्चाई बता देता है। ये है सारी सच्चाई मीरा। अगर तुम अपने भैया के पास जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। संतोष भाभी ने भले ही आपकी शादी किसी भी तरह से की हो, आप मेरे पति हो, माँ मेरी माँ है। आप दोनों जहाँ रहोगे मैं वहीं रह लूंगी। मैं वापस जाकर अपने भैया को और कष्ट नहीं देना चाहती। मीरा मोहन और उसकी माँ के साथ दूसरे गांव की ओर चल पड़ती है। मीरा के पास जो थोड़े बहुत पैसे थे वो खर्च हो गए। मोहन और मीरा मिलकर गांव के पास ही झोपड़ी तैयार कर लेते हैं। मीरा अपनी सास और मोहन के साथ उस झोपड़ी में रहने लगती है। मोहन के पास कोई काम नहीं था, इसलिए वो मीरा के साथ मिलकर जंगल से लकड़ियां काट कर लाता था और उसी को बेचकर वो गुजारा करते थे। एक दिन मोहन और मीरा जंगल में लकड़ियां काटने गए होते हैं। अचानक बहुत तेज मूसलाधार बारिश हो गई। वो दोनों कुछ देर जंगल में ही रुक गए। तभी उन्हें किसी की कर्राने की आवाज आने लगी। वो दोनों देखते हैं गहरे गड्ढे में बहुत बूढ़ा व्यक्ति गिरा हुआ है और बहुत ही कमजोर हालत में है। मीरा और मोहन किसी भी तरीके से उस बूढ़े व्यक्ति को गड्ढे से बाहर निकालते हैं और अपनी झोपड़ी में ले जाते हैं और उस बूढ़े व्यक्ति की बहुत सेवा करते हैं। अगले दिन बूढ़े व्यक्ति को होश आ जाता है। तुम दोनों ने मेरी जान बचाकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं पेशे से एक जादूगर हूँ जो जंगल के रास्ते पे जा रहा था। गड्ढा झाड़ियों से ढका हुआ था। शायद किसी ने जंगली जानवर को पकड़ने के लिए वो गड्ढा खोदा था, पर पता नहीं, शायद बारिश में मेरी नजर नहीं आया और मैं उस गड्ढे में गिर गया। अगर तुम दोनों वहाँ टाइम पर नहीं आते तो मैं शायद मर जाता। बाबा, ये गरम गरम हल्दी वाला दूध पी लो। अच्छा, तुम सब यहाँ रहते हो? मोहन उस बूढ़े व्यक्ति को अपनी सारी बात बताता है। अब तुम सबको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आज से ये झोपड़ी एक जादुई आलीशान झोपड़ी में बदल जाएगी और तुम जो कुछ भी मांगोगी वो पल भर में पूरा हो जाएगा। इतना कहकर बूढ़ा जादूगर वहाँ से चला गया और उनकी झोपड़ी आलीशान बन गई। मीरा, मोहन और उसकी माँ आराम से उस झोपड़ी में रहने लगे। उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। मीरा, सचमुच तुम हमारे लिए लक्ष्मी के रूप में आई हो। तुम्हारे आते ही हमारे सारे दुख दूर हो गए। माँ जी, मैं चाहती हूँ कि कुछ दिनों के लिए मैं भैया भाभी से मिलाऊं। हाँ, मोहन तुम्हें तुम्हारे मायके जरूर ले जाएगा।
मीरा बहुत सारे उपहार और मिठाइयाँ लेकर अपने भैया भाभी से मिलने जाती है। पंकज अपनी बहन मीरा को देखकर बहुत खुश था, पर संतोष की तबीयत बहुत दिनों से खराब थी। शायद उसने जो गलती करी थी वो उसकी सजा भुगत रही थी। मीरा, मैंने तुम्हारे भैया को सारी सच्चाई बता दी। पता नहीं कैसी बीमारी लगी, ठीक होने में ही नहीं आ रही। मुझे माफ कर दे मीरा बेटा। नहीं भाभी जी, ऐसा मत कहो, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। मीरा वापस अपने घर आ जाती है। मेरी भाभी की बीमारी ठीक हो जाए, ऐसी दवा मुझे मिल जाए मेरी जादुई झोपड़ी। मीरा वो दवाई अपने भाभी को पिलाती है और उसकी भाभी बिल्कुल ठीक हो जाती है। वो मीरा को गले लगा लेती है। उस दिन के बाद मीरा अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। गोकुलपुर गांव में नीतू अपने माता पिता के साथ रहती थी, लेकिन एक हादसे में नीतू के माता पिता का देहांत हो जाता है। उसके बाद से नीतू अपने चाचा चाची और उनकी बेटी निशा के साथ रहने लगती है। चाचा नरेश और चाची पिंकी आपस में लड़ने लगते हैं नीतू को लेकर। आप अपनी भाई की लड़की को यहाँ क्यों ले आए? इनकी क्या करता, बेचारी का हमारे सिवा इस दुनिया में कोई बचा ही नहीं है। अगर कोई नहीं बचा है तो इसे यहीं लाना था क्या? हाँ, यहीं लाना था। चली जाती अपने मामा के पास, यहाँ क्यों ले आए? अपने चाचा चाची को झगड़ते देख नीतू उस कमरे में आती है। क्या हुआ चाची जी, आप लोग इस तरह लड़ क्यों रहे हैं? ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। ये क्या बोल रही हो? इसमें बेचारी इस बच्ची की क्या गलती है? आप तो चुप ही रहिए। बेटा तुम जाओ और जाकर खेलो। नीतू को जाते ही नरेश और उसकी पत्नी आपस में बात करने लगते हैं। अरे पागल, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? कुछ सालों की ही तो बात है, उसके बाद में ये अपने ससुराल चली जाएगी, बाद में इसकी सारी जायदाद अपनी ही होगी। हाँ, ये तो तुमने सही कहा, पर मैं इस लड़की को ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। नीतू और निशा आंगन में खेल रही थी और अचानक निशा गिर जाती है और रोने लगती है। निशा, क्या हुआ? कैसे गिर गई? उठो उठो, तुम जल्दी उठो। मुझे चोट लग गई। निशा को रोते सुन पिंकी आंगन में आती है। क्या हुआ बेटी? मुझे नीतू ने धक्का दे दिया मम्मी। क्या रे लड़की, तुम्हारी इतनी हिम्मत? चाची, निशा झूठ बोल रही है। नहीं मम्मी, इसने मुझे धक्का मारा। आज के बाद मेरी बेटी से दूर रहना। उसकी अगल बगल भी दिखी तो तुझे धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दूंगी, समझी? नीतू रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और अपने माता पिता की तस्वीर को देखकर बोलने लगती है। आप लोग मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? मुझे भी साथ ले जाते। मुझे आप दोनों की बहुत याद आती है मम्मी पापा। नीतू की चाची नीतू को घर का सारा काम करवाने लगी। नीतू को स्कूल भेजना भी बंद कर दिया। ये सब नीतू के लिए बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। और फिर एक दिन हिम्मत जुटाकर नीतू चाची से बात करने चली गई और बोली, चाची, मैं काम करते करते थक जाती हूँ, मुझे स्कूल जाना है और बहुत पढ़ना है। क्यों री, तेरी ज्यादा जबान चलने लगी है? तुझे स्कूल जाना है? चुपचाप घर में रहो और घर का सारा काम किया करो, इसमें ही तुम्हारी भलाई है। चाची प्लीज, मुझसे घर का काम नहीं होता, मुझे पढ़ना है चाची। अपनी चाची से जबान लड़ाएगी? तुम्हारी इतनी हिम्मत? चली जाओ यहाँ से। नीतू उदास होकर वहाँ से चली गई। एक दिन नीतू घर के बाहर उदास होकर बैठी होती है। तभी पड़ोस की चाची आती है और बोलती है, बेटा, मैं इस गांव को छोड़कर शहर जा रही हूँ, सामान बहुत सारा है, मैं अकेली उठा नहीं पा रही हूँ, क्या तुम मेरी मदद कर दोगी? जी चाची, जरूर चलिए। दोनों वहाँ से चले जाते हैं और सामान पैक करते हैं। तभी नीतू को वहाँ पर एक पुरानी गुड़िया नजर आती है। चाची, ये गुड़िया किसकी है? मेरी है, बहुत पहले की, जब मैं छोटी हुआ करती थी। चाची, क्या मैं इस गुड़िया को अपने साथ ले जाऊं?
अच्छा ठीक है बेटा, पहले काम खत्म करते हैं, बाद में तुम इस गुड़िया को अपने साथ ले जाना। नीतू काम खत्म करके उस गुड़िया को अपने साथ ले आती है और उससे अपने आंगन में खेलने लग जाती है। तभी वहाँ एक भिखारी बूढ़ा आता है। कोई है इस घर में? हाँ बाबा बोलिए। बेटा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया, क्या कुछ खाने को मिलेगा? आप रुकिए, मैं देख कर आती हूँ कुछ खाने के लिए बचा है या नहीं। ठीक है बेटी। नीतू जाती है और देखती है कुछ भी खाने को नहीं बचा, बस उसके हिस्से की एक सूखी रोटी है, वही लेकर वो आ जाती है। बाबा, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही एक सूखी रोटी बची है। कोई बात नहीं है बेटा, यही बहुत है मेरे लिए। तुम हमेशा खुश रहो, तुम्हें कभी किसी चीज की कमी ना हो। नीतू अंदर जाकर कुछ खाने के लिए खोजती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। नीतू को बहुत जोर की भूख लगी थी, वह फिर से बर्तन देखने जाती है तो वहाँ खाना रखा मिलता है। ये कैसे हुआ? अभी तो खाना नहीं था यहाँ पर, अचानक कैसे आ गया ये खाना? नीतू उस खाने को खाकर सो जाती है और सोचते हुए अपने से बोलने लगती है, जब माता पिता थे तो मैं कितनी आराम से सोती थी, तकिए होते थे, गद्दे होते थे, और अब कुछ भी नहीं है। नीतू सोचते सोचते सो जाती है। जैसे ही नीतू उठती है तो वह खुद को गद्दे व तकिए पर पाती है। फिर नीतू डरने लगती है और डरते हुए कहती है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा कौन कर रहा है? डरो मत नीतू, ये सब मैं कर रही हूँ। तुम कौन हो? मैं हूँ गुड़िया, इधर तो देखो। गुड़िया, ये सब तुम कैसे कर रही हो और तुम बोल कैसे पा रही हो? मैं कोई आम गुड़िया नहीं हूँ, जादुई गुड़िया हूँ। मुझे तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारी हालात देखकर भेजा है। तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा विश्वास करो नीतू, मैं सच बोल रही हूँ। नीतू मन ही मन सोचती है, चलो एक बार गुड़िया की परीक्षा ली जाए। अगर तुम सच में जादुई गुड़िया हो तो वहाँ बहुत सारे बर्तन पड़े हैं, धोकर दिखाओ। सारे बर्तन धुल जाते हैं और नीतू को विश्वास हो जाता है। गुड़िया, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? हाँ जरूर बनूंगी। कुछ साल बीत गए, नीतू बड़ी हो गई थी। ये देख नरेश और उसकी पत्नी पिंकी के मन में लालच आने लगा कि उसकी शादी करा देते हैं, फिर सारी जायदाद हमारी हो जाएगी। नरेश और पिंकी शादी की बात करने के लिए नीतू के पास आ जाते हैं। तो अब तुम्हारी उम्र शादी की हो गई है, अब तुम्हारी शादी करवा देते हैं। शादी? वो भी इतनी जल्दी? पर क्यों इतनी जल्दी? बूढ़ी हो गई हो, चुपचाप शादी कर लो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। निशा मेरे से बड़ी है, पहले वो शादी करेगी, उसके बाद मैं करूंगी। बड़ों से जुबान लड़ाती हो। चुपचाप शादी कर लो नीतू, इसी में तुम्हारी भलाई है। इतने में गुड़िया नीतू से बोलती है, जो सिर्फ नीतू को ही सुनाई देता है। नीतू शादी मत करना। नहीं करूंगी तो ये लोग बहुत मारेंगे मुझे। मैं हूँ ना, विश्वास करो मेरे ऊपर और मना कर दो। नीतू अपने चाचा चाची से बोलती है, मुझे ये शादी नहीं करनी। तुम्हारी इतनी हिम्मत? अभी बताती हूँ। पिंकी डंडा लेकर आती है, नीतू को मारने के लिए जैसे ही डंडा उठाती है, जादुई गुड़िया अपने जादू से उसे छोटी काली लड़की बना देती है। ये देख नरेश मारने को आगे बढ़ता है तो जादुई गुड़िया उसे भी जादू से छोटा काला लड़का बना देती है। ये सब देख नरेश नीतू के पैरों में गिरकर रोने लगता है और बोलता है, बेटा हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। पिंकी बेटा, हमें माफ कर दो बेटा, ऐसे दोबारा कभी नहीं होगा। हम दोनों बहुत शर्मिंदा हैं अपने कारनामों पर। ये सब देख नीतू गुड़िया को बोलती है, गुड़िया इनको वापस से ठीक कर दो। नहीं नीतू, ये लोग बहुत ही बुरे हैं, इन लोगों को ठीक नहीं करेंगे। गुड़िया, इन लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया है, इन्हें माफ कर दो। ठीक है दोस्त, तुम बोल रही हो तो वापस से ठीक कर देती हूँ।
जादुई गुड़िया उन दोनों को पहले जैसा कर देती है। वो लोग नीतू से माफी मांगने लगते हैं, नीतू को अपनी बेटी जैसा प्यार करने लगते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है। दीपावली का दिन था। सभी लोगों ने दिवाली की बहुत सारी तैयारियां कर रखी थी। पूरा गांव खुशियों से जगमगा रहा था और सभी लोग अपने अपने घरों की सजावट कर रहे होते हैं। दिवाली के दिन पूरा गांव खुशी से झूम रहा होता है, परंतु उसी गांव में एक गरीब घर था जिसमें पूजा अपनी माँ सुमन के साथ रहती थी। पूजा आज बहुत उदास बैठी थी क्योंकि उसके घर में दिवाली की सजावट के लिए पैसे नहीं थे। वह इस बात से तंग होकर अपने घर के बाहर बैठ जाती है। पूजा बहुत गहरी सोच में होती है कि तभी वहाँ एक बूढ़ी दादी आ जाती है। बूढ़ी दादी देखती है कि पूरा गांव तो सजावट से जगमगा रहा है और पूजा के घर पर एक भी दिया नहीं है। वह दादी थोड़ा और आगे बढ़कर पूजा के पास जाती है और कहती है, बेटा क्या तुम मुझे खाने को कुछ दे सकती हो? मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है और मेरे पेट में भूख भी लगी है। क्यों नहीं दादी माँ, अंदर आ जाइए, मैं अभी आपको कुछ खाने को देती हूँ। भगवान तुम्हारा भला करे। इसके बाद वह बूढ़ी दादी पूजा के साथ अंदर चली जाती है। अंदर जाकर पूजा अपनी माँ को सारी बात बताती है। पूजा की माँ दादी माँ के लिए खाना लेने किचन में जाती है और देखती है कि वहाँ तो केवल 2 रोटी ही पड़ी है। वह बिना सोचे समझे वह 2 रोटी दादी माँ के लिए उठा लेती है। ये लीजिए दादी माँ, भोजन कर लीजिए, हमारे घर में केवल 2 ही रोटी है। दादी माँ पूजा के सच्चे भाव को देखकर खुश हो जाती है और जल्दी से वह 2 रोटी खा लेती है। दादी खाना खाने के बाद कहती है, क्या बात है प्यारी बच्ची, तुम आज इतनी उदास क्यों हो और तुम घर के बाहर अकेले बैठे किस सोच में थी? आज तो दिवाली का त्योहार है, पूरा गांव खुशियों से झूम रहा है और तुम उदास क्यों हो? कुछ नहीं दादी माँ, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास दिवाली मनाने के पैसे नहीं है। पिताजी के गुजर जाने के बाद माँ घर का झाड़ू पोछा करके जैसे तैसे घर चलाती है। पैसे न होने के कारण माँ मेरा एडमिशन स्कूल में नहीं करा पा रही है। मैं पूरा दिन घर पर ही रहती हूँ और मेरे काले चेहरे की वजह से मुझसे कोई दोस्ती भी नहीं करता। बेटा तुम गरीब हो तो क्या हुआ, तुम्हारा दिल बहुत साफ है। तुमने मुझे खाने को 2 रोटी दी और तुमने मुझे अपना समझकर सारी बात बताई, इसलिए मैं आज तुम्हें दिवाली के दिन एक गिफ्ट देना चाहती हूँ। यह लो, यह एक जादुई दिया तुम रख लो। प्यारी बेटी, यह दिया तुम्हारी जिंदगी को खुशियों से भर देगा और आज के बाद तुम्हारी जिंदगी में रोशनी ही रोशनी होगी। तुम दिए से कुछ भी मांग सकती हो, तुमसे जो मांगोगी तुम्हें चुटकियों में मिल जाएगा। परंतु एक बात का ध्यान रखना, तुम कभी भी इस दिए का राज किसी को पता मत चलने देना। अगर किसी बाहर के व्यक्ति ने इस दिए का राज पता कर लिया तो इसका जादू खत्म हो जाएगा। पूजा दादी माँ के दिए हुए जादुई दिए को देखकर बहुत खुश होती है। दादी माँ भी वह जादुई दिया देकर वहाँ से आगे की ओर चली जाती है। इस तरह दादी माँ आगे गांव की सबसे अमीर लड़की डिम्पल के घर जाती है। डिम्पल उस समय पटाखे जला रही होती है। बेटा क्या तुम मुझे पीने को 1 गिलास पानी दे सकती हो? मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है और मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। नहीं दादी माँ, आगे बढ़िए, अभी मेरे पास समय नहीं है, आप कहीं और जाकर पानी पी लीजिए। इतना कहकर डिम्पल वापस अपने खेलने में लग जाती है। मुसीबत में काम न आने के कारण दादी माँ उससे गुस्सा हो जाती है और उसे श्राप देकर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ पूजा उस जादुई दिए से कहकर ढेर सारा स्वादिष्ट खाना मांग लेती है। इसके बाद पूजा जादुई दिए से अपना घर सजाने को कहती है। पूजा के ऐसा कहते ही वह जादू से एक आलीशान बंगले में बदल जाता है। वहीं दूसरी तरफ डिम्पल के पिताजी को व्यापार में एक बहुत बड़ा लॉस होता है, जिससे उसका घर नीलाम होने की खबर आ जाती है। हे जादुई दिए, मेरी माँ के लिए एक वॉशिंग मशीन ला दो ताकि उन्हें अपने नरम हाथों से कपड़े न धोने पड़े। पूजा के ऐसा कहते ही वह जादुई दिया वहाँ एक वॉशिंग मशीन प्रकट कर देता है। यह सब देखकर वह माँ बेटी बहुत खुश होते हैं और खुशी खुशी जादुई दिए के साथ दिवाली का त्योहार मनाते हैं। बेटा जादुई दिए का इस्तेमाल हमेशा इसी तरह करना और इससे कई लोगों की मदद भी करना। इसी तरह दिन निकल रहे थे और अब पूजा की स्थिति बहुत अच्छी हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ डिम्पल का घर बिक जाता है और वह सड़क पर आ जाते हैं।
जबकि अब पूजा स्कूल जाने लगी थी और बहुत मन लगाकर पढ़ाई करती थी। पूजा जादुई दी की मदद से रोजाना गरीबों की मदद किया करती थी और उन्हें मुफ्त में खाना बांटा करती थी। एक दिन की बात है, पूजा स्कूल से घर आ रही होती है कि तभी उसे रास्ते में टिम्पल दिखाई देती है। अरे टिम्पल बहन, तुम्हारी हालत